हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। आज हम लोग फार्माकोलॉजी सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फार्माकोलॉजी फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की फार्माकोलॉजी इंट्रोडक्शन के बारे में एंड कंप्लीट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फार्माकोलॉजी में। इसका नाम है फार्माकोकाइनेटिक्स। आज हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स की आगाज करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक्स को। तो चलिए शुरू करते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है। फार्माकोकाइनेटिक्स में व्हाट डज बॉडी डू ड्रग। बेसिकली जब हम कोई ड्रग्स लेते हैं, जब हम लेट सपोज हमने ओरल रूट से कोई ड्रग्स ले लिया, लेट सपोज हमने ओरल रूट से ड्रग्स ले लिया, ओरल रूट से हमने ड्रग ले लिया, तो फिर ये ड्रग हमारे बॉडी में जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक में जाएगी, स्टमक के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी। तो ये जो ड्रग्स हमने लिया, हम देखेंगे कि हमारी बॉडी इस ड्रग के साथ क्या करने वाली है। हमारी जो बॉडी है, जब हमने जो ड्रग्स दिया, कि हमारी बॉडी अब इस ड्रग के साथ क्या करने वाली है, हम इसको स्टडी करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स में। व्हाट डज बॉडी डू ड्रग, हमारी बॉडी ड्रग्स के साथ क्या करेगी। जब हम कोई इंजेक्शन के थ्रू जो ड्रग्स लेते हैं, जो इंजेक्टेबल रूट होता है, जब हम ड्रग्स ले लेते हैं इंजेक्शन के थ्रू, फिर हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, हम देखेंगे कि हमारी बॉडी ड्रग्स के साथ क्या करेंगी। इसको हम स्टडी करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स में। और ये इसको हम देखेंगे 4 प्रोसेस में। ये बेसिकली 4 प्रोसेस में होता है। इसका एक नमूनिक है एडमी, जिसमें है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। लेट्स सपोज हमने ओरल रूट से ड्रग लिया, पहले वो एब्जॉर्ब होगा ब्लड में, फिर उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होगा हर जगह पर, हर पार्ट पर जाएगा, फिर उसके बाद वो ड्रग उसकी मेटाबॉलिज्म होगी और फिर एक्सक्रीशन होगी। और वो ज्यादा अर्से तक हमारे बॉडी में नहीं रह सकता, फिर वो एक्सक्रीशन स्टार्ट हो जाएगी और हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगा। तो ये सारे प्रोसेस हम स्टडी करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स में। हम स्टार्ट करेंगे एब्जॉर्प्शन, जो पहला प्रोसेस है फार्माकोकाइनेटिक्स का। अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें, मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स साइट टू सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। जब हमारी बॉडी में जो ड्रग्स जाती है, वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है और फिर वो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या करती है, वो हर जगह पर चली जाती है। तो ये है एब्जॉर्प्शन। और इट्स फर्स्ट स्टेप ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स। ये बेसिकली फर्स्ट स्टेप है, ये पहला स्टेप है फार्माकोकाइनेटिक्स का। फार्माकोकाइनेटिक्स पहले एब्जॉर्प्शन से स्टार्ट होती है और खत्म एक्सक्रीशन पर होती है। तो ये पहला स्टेप है फार्माकोकाइनेटिक्स का। नाउ आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब इनटू ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन स्टमक थ्रू मेम्ब्रेन। ये ड्रग एब्जॉर्ब होती है स्टमक में स्टार्ट, इसकी एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होती है बेसिकली जो हम ड्रग ओरल रूट से लेते हैं स्टमक में, और इंटेस्टाइन में इसकी एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होती है थ्रू मेम्ब्रेन। लेट्स सपोज ये ब्लड सेल थे और ये हमने ड्रग्स ले लिया, ये ड्रग है, ये ड्रग है, ये ड्रग है। तो ये इस मेम्ब्रेन की तरफ जाएगी ब्लड सेल में और ये इस ब्लड सेल में एब्जॉर्ब हो जाएगी और उसके बाद इसका बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर उसके बाद मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ये पहला फिनोमेना, फर्स्ट स्टेप फार्माकोकाइनेटिक्स, एब्जॉर्ब होगी ब्लड सेल में, फिर उसके बाद इसकी सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होगी, ये हर बॉडी पार्ट में जाएगा थ्रू ब्लड। तो ये जब ये सेल, अब हम देखेंगे कि लेट सपोज ये ब्लड सेल है, ब्लड सेल तो बेसिकली इस तरह का होता है। ये ब्लड वेसल है लेट सपोज। तो अब हम देखेंगे ये जो ड्रग होता है कि ये इस सेल्स में, ये ब्लड वेसल तो कहीं से खुला हुआ नहीं होता। अगर खुला होगा तो फिर ये सारी ब्लड हमारी बॉडी में बह जाएगी। ये तो पार्ट फॉर्म में होता है। तो फिर हम देखेंगे, एक क्वेश्चन आएगा कि ये ड्रग्स कैसे एब्जॉर्ब हो गई ब्लड में, क्योंकि ये ब्लड तो क्लोज है। तो ये ड्रग्स कैसे एब्जॉर्ब हो गए ब्लड सेल में, अब हम इसकी बात करेंगे। तो ये ड्रग्स कैसे ब्लड में एब्जॉर्ब हो गई, ब्लड में चली गई, क्योंकि ये ब्लड वेसल तो क्लोज है। तो फिर ये ड्रग इनके अंदर कैसे चली गई, तो हम इसकी बात करेंगे अब। तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग, के ड्रग्स ने इस मेम्ब्रेन को कैसे ट्रांसपोर्ट किया, फिर वो ब्लड में कैसे चला गया, अब हम इसकी बात करेंगे। तो हम देखेंगे
कि इस ड्रग ने इस ब्लड वेसल को कैसे ट्रांसपोर्ट किया। उससे पहले हम एक देखेंगे, एक टॉपिक की बात करेंगे जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। पहले हम देखते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या चीज है, उसके बाद आपको ये सारी बातें इजीली समझ आ जाएगी। लेट सपोज अब मैं आपको बताता हूँ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बारे में। ये देखिए ये देख सकते हैं आप, ये इस तरफ जाएगी, ये ऐसा होगा। तो ये आप देख सकते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लेट सपोज यहाँ पर बॉडी स्पॉट में लेट सपोज ड्रग्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लेट सपोज ये देख सकते हैं, लेट सपोज वाटर, यहाँ पर पानी है, यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी है और यहाँ पर पानी नहीं है। अब जब और पानी इसमें आएगा तो वो इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा और ये एक इक्विलिब्रियम शो करेगा, ये इस तरफ जाएगा तो ये एक बैलेंस शो करेगा। तो ये है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, ये हाई कंसंट्रेशन की से जाएगा लो कंसंट्रेशन की तरफ। अब हम देखेंगे ये चार फिनोमेना के बारे में, जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है एंड एंडोसाइटोसिस है। तो ये पहले हम देखेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लो हाई कंसंट्रेशन से ड्रग जाएगा थ्रू लो कंसंट्रेशन थ्रू मेम्ब्रेन लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। अब मैं आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट सिखाता हूँ तो आपको इजीली समझ आ जाएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट। हम पहले बात करेंगे, चलो यहाँ लिख लेता हूँ पैसिव ट्रांसपोर्ट। पहले है पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पैसिव ट्रांसपोर्ट लेट सपोज नॉट यूज एटीपी। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली जब हम कोई और लेट सपोज हमने ओरल रूट से ड्रग लिया वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में वो ड्रग जाने के बाद वहां पर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, वो ज्यादा अमाउंट में है इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में वेन्स भी है, ब्लड वेसल है, तो ये उसकी कंसंट्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्रग की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो ये है हमारे पास ब्लड वेसल स्मॉल इंटेस्टाइन में है, तो ये इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा है तो ये इसकी तरफ जाएगी, इसकी तरफ जाएगी। और ये ड्रग्स चूंकि अब आप लोग सोच रहे हैं इस ड्रग को कैसे ये इस वेसल में कैसे चली गई। तो ये ड्रग्स लेट सपोज ज्यादातर ये ड्रग्स लिपिड सॉल्युबल होती है, लिपिड सॉल्युबल। तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती है और ये मेम्ब्रेन भी लिपिड का बना होता है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक वो फिनोमेना है, तो ये ड्रग इजीली इस मेम्ब्रेन के साथ डिसॉल्व होगी और अंदर चली जाएगी और अंदर ब्लड वेसल में चली जाएगी। अब एक क्वेश्चन आता है कि वाटर सॉल्युबल ड्रग्स वो फिर किस तरह से ये मेम्ब्रेन क्रॉस करेगी। तो इन मेम्ब्रेन के पास ये जो ब्लड वेसल है ये आयन चैनल्स होते हैं, जो वाटर सॉल्युबल ड्रग होगा वो इन चैनल्स के जरिए ब्लड वेसल के अंदर जाएगा, इस चैनल को क्रॉस करेगा और ब्लड वेसल के अंदर जाएगा। और लेट सपोज आपने इंजेक्टेबल रूट से आईएम रूट से ड्रग्स ले लिया, तो आईएम रूट से अगर आपने जो ड्रग्स ले लिया आईएम रूट से, लेट सपोज आपने आईएम रूट से ड्रग्स ले लिया, तो फिर वो ब्लड वेसल के वो बेसिकली आईएम इंजेक्शन होते हैं वो ब्लड वेसल के साथ लगाए जाते हैं, तो वो इजीली इसके अंदर
एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि वो वहां पर भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लगाया जाता है कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब एक बात आती है कि लेट सपोज यहाँ पर 100% ड्रग्स है और यहाँ पर ड्रग्स की कंसंट्रेशन अभी तक नहीं है, लेकिन लेट सपोज यहाँ से 50% ड्रग्स इसमें चला गया, तो ये तो इक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया। अब तो फर्दर ड्रग की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी ब्लड वेसल, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो जिस ब्लड में ये ड्रग अंदर जाएगी वो ब्लड से सिविल सर्कुलेशन के थ्रू वेना केवा में जाएगा, हार्ट में वेना केवा में जाएगा और वो अपने साथ ड्रग्स को लेता जाएगा और वो बॉडी पार्ट में चला जाएगा। तो इस तरह इसमें कोई इक्विलिब्रियम क्रिएट नहीं होगा। तो ये हो गया पैसे और ट्रांसपोर्ट। आप इन सारी बातों को लिख सकते हैं कि ये पैसे और ट्रांसपोर्ट में इसमें एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होता, एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू काम करता है कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाता है और ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड वेसल। एंड जो वाटर सॉल्युबल ड्रग होता है वो आयन चैनल के थ्रू ब्लड में जाते हैं, और जो आयन है आप ये सारी चीजें आप पैसे और ट्रांसपोर्ट में लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग देखते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के बारे में। सेकंड वन है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ये पहले तो हो गया पैसे और ट्रांसपोर्ट। अब हम देखते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट तो ये इस तरह का ट्रांसपोर्ट होता है कि इसमें कोई एनर्जी, ये इसे स्टार्ट करने के लिए थोड़ी एनर्जी लगानी पड़ती है, थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। लेट सपोज आप सर्दियों में गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, वो स्टार्ट नहीं हो रही क्योंकि वो थोड़ी ठंडी, उसका इंजन थोड़ा ठंडा हो गया है, तो आपने थोड़ी धक्का लगानी पड़ती है, उसके बाद वो फिर स्टार्ट हो जाती है और आप उसमें बैठ जाते हैं और फिर चले जाते हैं अपने टारगेट की तरफ। तो ये इसे भी स्टार्ट करने के लिए अपनी थोड़ी सी एनर्जी लगानी पड़ती है, क्योंकि ये ड्रग्स पार्टिकल थोड़े से लार्ज होते हैं, लार्ज ड्रग्स पार्टिकल होते हैं, इसकी साइज थोड़ी सी लार्ज होती है, लार्ज ड्रग्स होते हैं, थोड़ी सी इसकी साइज लार्ज होती है। जब वो ब्लड वेसल में, ये लेट सपोज आपको मैं समझाता हूँ इस तरह से। लेट सपोज आप देख सकते हैं, ये तो है बाइपोलर लिपिड मेम्ब्रेन, आप इसके बारे में जानते ही होंगे। इसका जो हेड होता है ये इस तरह से होता है, इस तरह से जो लिपिड मेम्ब्रेन होती है, इस तरह से मैं इस तरह से बना रहा हूँ, ये लिपिड मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर ये मेम्ब्रेन कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ पर ये होगा, फिर आगे ये होगा। जब ये ड्रग्स आएगा, ड्रग्स लेट सपोज यहाँ है ड्रग्स पार्टिकल, यह ड्रग्स है, तो ये ड्रग्स लार्ज पार्टिकल है, तो ये जब यहाँ पर आएंगे, इस तरह से ड्रग्स पार्टिकल आएंगे, तो फिर यहाँ पर CLC, ये सल्यूट, ये एक फोर्स होता है जो सल्यूट कंसंट्रेशन, ये सल्यूट को के ऊपर फोर्स लगाता है, इस साइड पर थोड़ा सा फोर्स लगाते रहता है, तो ये ड्रग्स ये मेम्ब्रेन अपने आप को उलट कर लेती है, ये उलट हो जाता है। जब ये उलट हो जाता है तो ये और ब्लड में मिल जाएगा, ब्लड में मिल जाएगा। ये जो सिस्टम है इसे हम, ये जो सिस्टम है इस ये हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ये ड्रग यहाँ से यहाँ अब ब्लड वेसल में आ गया, ये हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ गया, हाई से लो जाए गया टू एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और टू CLT सिस्टम। CLT सिस्टम मींस सल्यूट
कैरियर ट्रांसपोर्ट के जरिए, रूट कैरियर ट्रांसपोर्ट के जरिए इसके के ऊपर फोर्स लगाया और ये यहाँ पर से चला गया। अब हम इसके बाद देखेंगे, हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये बेसिकली एटीपी हम कन्वर्ट करेंगे एडीपी में। इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, नीड एटीपी, हाइड्रोलिसिस का होगा एटीपी ब्रेकडाउन हुई एटीपी में, एडीपी में, और हमें इसमें एडीपी की रिक्वायरमेंट होगी। ये ड्रग साइज लार्ज, इसमें ब्लड का साइज थोड़ा सा लार्ज होगा, इतना ज्यादा लार्ज नहीं होगा, लेकिन इसमें जो लो कंसंट्रेशन की हाई, लेट सपोज हमने जो ड्रग्स ले लिया, हमने जो सब्सटेंस ले लिया वो पहले से भी हमारे बॉडी में मौजूद है जो हायर कंसंट्रेशन में है, लेकिन फिर भी हम बाहर से इसे उस सप्लीमेंट को उसे दे रहे हैं, फिर वो लो से हाई जाएगा, जिसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, फिर हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तभी वो हाई से लो की तरफ जाएगा, हाई, फिर तब ही वो लो से हाई की तरफ जाएगा। लेट सपोज कोई बंदा है, वो उसका पहुंच जो ज्यादा ऊपर है, उसका पहुंच बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े पोस्ट के ऊपर है, आप उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं तो आपने बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी होगी, आप उसके खिलाफ, आप उनसे भी ज्यादा बड़े पोस्ट के ऊपर के बंदे के साथ सिफारिश जाएंगे, आप बहुत ज्यादा इस तरह से ताल्लुक बनाएंगे, तभी आप उसे टक्कर दे सकेंगे। तो इस तरह यहाँ पर भी ये बहुत ज्यादा एटीपी लगाया तभी वे हाइयर कंसंट्रेशन के ऊपर चला जाएगा, और ये हाई कंसंट्रेशन होने के बावजूद भी ये जो लो कंसंट्रेशन है हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा ये ड्रग्स। तो ये हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो एग्जांपल है इसमें है सोडियम एंड पोटेशियम पंप, ये एग्जांपल आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के फर्दर तो टू टाइप से, एक है एंटीपोर्टर, एक है एंटीपोर्टर और दूसरा है सिम्पोर्टर, एंटीपोर्टर एंड सिम्पोर्टर। अब ये क्या चीज है, लेट सपोज यहाँ पर एक मेम्ब्रेन है, लेट सपोज ये एक मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पर लेट सपोज सोडियम अंदर आ रहा है और कैल्शियम बाहर, पोटाशियम बाहर जा रहा है, तो ये हो गया एंटीपोर्टर। और लेट सपोज यहाँ पर एक और है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर सोडियम भी अंदर आ रहा है और पोटाशियम भी, चलो यहाँ पर अच्छी तरह डायग्राम बना लेता हूँ। तो ये एक दूसरा है जिसपे सोडियम भी अंदर आ रहा है और पोटाशियम भी अंदर आ रहा है, तो ये हो गया सिम्पोर्टर, ये हो गया सिम्पोर्टर। तो ये हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम बात करेंगे इसमें क्या हुआ, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसका एग्जांपल क्या है, सोडियम पोटाशियम पंप हो, और ये लो कंसंट्रेशन के हाई कंसंट्रेशन में जाएगा। इसका एग्जांपल फर्दर टू टाइप्स है, एंटीपोर्टर एंड सिम्पोर्टर। तो एम्प्टी इम्पोर्टर और सिम्पोर्टर ये भी इसके दो टाइप है, जस्ट फॉर योर नॉलेज के सोडियम आएगा पोटाशियम बाहर जाएगा, इट इज एंटीपोर्ट। सिम्पोर्टर मीन दोनों अंदर आएंगे, सोडियम भी अंदर आएगा, पोटाशियम भी अंदर आएगा। अब हम इसके बाद देखेंगे, अब हम इसके बाद बात करेंगे, फोर्थ वन इज एंडोसाइटोसिस, 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 ये क्या चीज है, लेट्स सपोज एंडोसाइटोसिस में आपको एक पहले एक डायग्राम बनाकर देता हूँ। ये हो गया डायग्राम, ये डायग्राम आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये हो गया एक डायग्राम, ये हो गया डायग्राम। ये हो गया, लेट सपोज एंडोसाइटोसिस में जो ड्रग साइज होगा वो बहुत ज्यादा लार्ज होगा, ड्रग साइज लार्ज होगा, ड्रग साइज लार्ज होगा। तो ड्रग साइज लार्ज होगा, बहुत ज्यादा लार्ज होगा, लार्ज होगा, तो ये इस तरह जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये यहाँ पर आ जाएगा, और इस तरह से ये अंदर ब्लड के अंदर आ जाएगा। ये एंडोसाइटोसिस।
एंडोसाइटोसिस में पहला तो ये पॉइंट है कि ड्रग साइज बहुत ज्यादा लार्ज होगा, फिर जो सेल मेम्ब्रेन है वो इस ड्रग को इनगल्फ करना शुरू करेगा, वो उसकी इनगल्फमेंट स्टार्ट करेगा, इनगल्फमेंट उस ड्रग का इनगल्फमेंट होगा, यहाँ पर लिख लेता हूँ इनगल्फमेंट हो, तो वो इस ड्रग को इनगल्फ कर लेगा और ब्लड में चला जाएगा। तो ये तो होता है एंडोसाइटोसिस, सिंपल सी बातें हैं। अब इसके बाद हम शुरू बात करेंगे रूट फैक्टर इफेक्टिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि ये ड्रग्स किन फैक्टर के ऊपर इफेक्ट हो सकते हैं। पीएचओ हो गया, आयनाइजेशन फैक्टर्स है, फिजिकोकेमिकल फैक्टर्स है, बहुत सारे फैक्टर हैं। अब हम उसकी तरफ जाएंगे। फिर ये तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट ड्रग्स, इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो ड्रग्स लो कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, फैसिलिटेटेड इसके लिए सिर्फ सीएलटी सिस्टम, जो थोड़ी सी सल्यूट रिक्वायरमेंट सल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्टर होते हैं, वो थोड़ा सा धक्का लगा लेते हैं तो फिर ये ड्रग्स भी इसे चला जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे आपने एनर्जी लगानी है, क्योंकि ये ड्रग्स अगेंस्ट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, इसके लिए आपने एनर्जी लगाना है। इसका एग्जांपल सोडियम पोटेशियम फॉर्मेट एनर्जाइटस में ड्रग्स पार्टिकल साइज लार्ज होते हैं, तो ये मेम्ब्रेन इसे इंगल्फ करना शुरू कर देते हैं, उसे इंगल्फ कर देते हैं और फिर इसे ब्लड में ले जाते हैं, ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के थ्रू बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इसकी फैक्टर इफेक्टिंग देखते हैं कि ये ड्रग किन फैक्टर के ऊपर इफेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्टर इफेक्टिंग आर ड्रग्स। फैक्टर इफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन की बात करें, फैक्टर इफेक्टिंग आर ड्रग एब्जॉर्प्शन के ड्रग की एब्जॉर्प्शन किसकी वजह से, किस वजह से एब्जॉर्ब हो सकती है। तो ये फर्स्ट वन है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें इन सारी ये सारी आती है, और बायोलॉजिकल फैक्टर जो ये टॉपिक आते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें ओरल रूट हो गया, एंटीरियल रूट हो गया। जो फैक्टर इफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, पहले है फिजिकल केमिकल के ड्रग की वजह की एब्जॉर्प्शन किस वजह से इफेक्ट हो सकती है। तो पहले फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी में फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी में जो फिजिकल प्रॉपर्टी है प्लस केमिकल प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से इफेक्ट हो सकती है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अगर हम पार्टिकल साइज को देखें, जो तो जिन ड्रग्स का पार्टिकल साइज लार्ज होगा, लार्ज पार्टिकल साइज, तो उसकी एब्जॉर्प्शन कम होगी। लेट्स सपोज साइज ऑफ पार्टिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन, तो जिन ड्रग का उस पार्टिकल साइज होगा उसकी एब्जॉर्प्शन कम होगी। फार्मूलेशन, अगर हम फार्मूलेशन की बात करें तो फार्मूलेशन की बात करें, जो ड्रग लिक्विड फार्मूलेशन, मैं यहाँ लिख देता हूँ फार्मूलेशन, सेकंड है फार्मूलेशन, फार्मूलेशन। तो अगर हम फार्मूलेशन की बात करें तो इसमें हो गया इंटायरल लिक्विड, लिक्विड और सॉलिड। तो ये आपको मैं इजीली इससे आपको समझ आ जाएगा एब्जॉर्प्शन। तो एंटीरियल जो एंटीरियल रूट से जो फॉर्मुलेशन और ड्रग होता है, जो एंटीरियल होते हैं, जो हम इंजेक्शन जो हम इंजेक्शन के थ्रू जो ड्रग लेते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी, फिर उसके बाद लिक्विड की होगी और फिर सॉलिड की जो हम ओरल रूट से लेते हैं, ये भी हम ओरल रूट से लेते हैं, इसकी एब्जॉर्प्शन इस निस्बत एंटीरियल कम होगी लेकिन सॉलिड ज्यादा होगी। और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन एंटीरियल रूट की होगी जो हम इंजेक्शन के थ्रू जो ड्रग्स लेते हैं। उसके बाद आते हैं आयनाइजेशन। आयनाइजेशन, चलो यहाँ लिख लेता हूँ, हाँ चलो यहाँ लिख लेता हूँ, हाँ आयनाइजेशन। अगर हम आयनाइजेशन को देखें तो ये ड्रग्स वो ड्रग्स जो आयनाइज के फॉर्म में होंगे, जो आयनाइजेबल होंगे, वो लेट सपोज यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है, सेल जो ब्लड वेसल है, वो ड्रग्स जो आयनाइज होंगे वो इजीली एब्जॉर्ब नहीं होंगे, क्योंकि वो रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। सपोज ये हो गया H2O फार्मूला, ये हो गया H2O, ये अनआयनाइज्ड फॉर्म है और ये आयनाइज्ड फॉर्म है, हो गया OH माइनस हो गया।
तो ये आयनाइज्ड फॉर्म है, ये इजीली एब्जॉर्ब नहीं होगा और लेकिन ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये होगा आयनाइजेशन। अगर हम पीएच को देखें, जो ड्रग्स जिसकी पीएच जिस एनवायरनमेंट के साथ होगी वो वहां पर एब्जॉर्ब होगा। लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास है जो हमारे पास पीएच, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, हाँ पीएच, चलो यहाँ लिख लेता हूँ पीएच। तो हमारे पास लेट सपोज एक ड्रग है एस्पिरिन। एस्पिरिन अब एसिडिक एनवायरनमेंट पे डिजॉल्व हो रहा है, एसिडिक एनवायरनमेंट पे, तो ये स्टमक में एब्जॉर्ब होगा, स्टमक में इजीली एब्जॉर्ब होगा। और तो ये, और लेट सपोज हमारे पास है मॉर्फिन, सेकंड ड्रग है मॉर्फिन, यहाँ लिख लेता हूँ मॉर्फिन जो हाई एनर्जेटिक ड्रग है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा। तो क्योंकि ये अल्कलाइन ड्रग है तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। जो एस्पिरिन है वो स्टमक में, क्योंकि वो इसका पीएच एसिडिक है, वो एसिडिक मीडियम में एब्जॉर्ब होगा। तो ये होगा पीएच। और इसी वजह से मॉर्फिन स्टमक में एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो ज्यादा टाइम लेगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तब वो जहाँ पर जाकर एब्जॉर्ब हो जाएगा। और हम लिपिड सॉल्युबिलिटी, इसके बाद बात आती है लिपिड सॉल्युबिलिटी की। तो लिपिड सॉल्युबिलिटी, जो ड्रग ज्यादा लिपिड सॉल्युबल होगा वो ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। लिपिड सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन। लिपिड सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एब्जॉर्प्शन। जिस ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी वो इजीली मेम्ब्रेन के साथ एब्जॉर्ब हो जाएगा और ब्लड वेसल में इजीली चला जाएगा। ये होगा लिपिड सॉल्युबिलिटी। अगर हम बायोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो बायोलॉजिकल फैक्टर में पहले आता है सरफेस एरिया। तो ये हो गया फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में, फिजिकल और केमिकल के बेस पर हम इसे एब्जॉर्प्शन फैक्टर को डिफाइन करते हैं। तो ये हो गया। फिर हम बायोलॉजिकल फैक्टर की, तो उसमें है पहला है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, जिन ड्रग का सरफेस एरिया ज्यादा होगा वो ज्यादा एब्जॉर्ब। लेट सपोज हमारे पास एक ड्रग है, ये एक ड्रग है, ये इस तरह से ड्रग्स है, ये ड्रग है, इनका सरफेस एरिया ऐसा है। और लेट सपोज हमारे पास दूसरा ड्रग है जो इस तरह की है, जो इस तरह की। तो ये ड्रग टाइम ज्यादा लेगा एब्जॉर्ब होने में और ये इजीली एब्जॉर्ब होगा। लेट सपोज हमारे पास जो हम दूध पका रहे हैं तो हम उसमें चीनी डालते हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो मीठा होने के लिए जब हम दूध मीठा बना रहे तो हम जिसमें जो चीनी पाउडर फॉर्म में आती है, पाउडर फॉर्म में वो इजीली एब्जॉर्ब, वो बस आपने डाल दिया वो एब्जॉर्ब। लेकिन जो क्रिस्टल फॉर्म होता है वो ज्यादा टाइम लेता है एब्जॉर्ब होने में। ये इसका एक एग्जांपल भी होगा। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, अगर हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की बात करें, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में जो ड्रग जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, अभी हमने इसे अच्छी तरह डिस्कस किया है। चलो यहाँ लिख लेता हूँ, टू है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया, हो गया। फिर उसके बाद फैसिलिटेटेड हो गया, फिर इसके बाद एक्टिव। तो ये हो गई इसकी एब्जॉर्प्शन। जो ड्रग पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, उसकी पार्टिकल साइज भी कम है, तो वो इजीली जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जो तो सीएलटी सिस्टम के जो सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट कैरियर है उसके जरिए एब्जॉर्ब हो रहा है वो भी अच्छा खासा एब्जॉर्ब होगा। लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसके बाद अगर हम गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम की बात करें, गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम, लेट सपोज हम ओरल रूट से ड्रग्स ले रहे हैं, तो वो ड्रग्स स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वहां पर वेन्स बहुत ज्यादा होती, तो वहां पर वो एब्जॉर्ब होगा, फिर वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के थ्रू हमारी बॉडी में फैलेगा। तो एम्प्टी स्टमक, जब हम कोई रोटी खा रहे हैं और उसके साथ हम लेट सपोज
टेबलेट ले ले तो वो जो हम रोटी खाए तो वो उसके साथ हम वो डाइल्यूट हो जाएगी, वो टेबलेट डाइल्यूट हो जाएगी तो फिर वो अच्छी तरह से अपना काम शो नहीं करेगी, वो अच्छी तरह से काम करना शो नहीं करेगी। ये हो गया गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम। और ये फूड में आपको दोनों एक साथ समझा रहा हूँ। फूड फूड में लेट सपोज हम ओरल रूट से जो ड्रग ले रहे हैं और हम उसके साथ रोटी खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो वो फिर वो ड्रग इसके साथ डाइल्यूट हो जाएगी और फिर वो अच्छी तरीके से अपना काम शो नहीं करेंगे और ज्यादातर अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीट हो जाएगा, हमारी बॉडी से निकल जाएगा। ये फूड जब हम खाना खा रहे हैं उसके साथ जब हम टेबलेट ले रहे हैं। लेकिन गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम जब हम कोई टेबलेट खाना खाने से पहले ले रहे हैं तो हमारा स्टमक एम्प्टी होता है, वो ड्रग डायरेक्टली जल्दी चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और जल्दी अपना एक्शन शो करता है, क्विक रिस्पॉन्स शो करता है। तो ये गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम हो गया। फूड में जो हम खाने के साथ जो टेबलेट लेते हैं वो डाइल्यूट हो जाता है पर वो एक्सक्रीट हो जाता है, अपना कोई काम ही शो नहीं करता। ब्लड फ्लो, जब हमारी ब्लड फ्लो ज्यादा होगी, ब्लड फ्लो तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी, जो कोल्ड ड्रग्स को ज्यादा जल्दी जल्दी ले जाएगा और सर्कुलेट करेगा टू बॉडी, ऑल बॉडी पार्ट में। तो ये हो गए बायोलॉजिकल फैक्टर। और अगर हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये एक टर्म्स आता है हर टाइम, लोग इससे परेशान होते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी ये क्या चीज है। बायो अवेलेबिलिटी, लेट सपोज आपने जो ओरल रूट से ड्रग्स ले लिया वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो ब्लड में मिल जाएगा और अपना एक्शन शो करेगा। लेकिन जो ड्रग स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा वो ब्लड के साथ, वो ब्लड में अल्ब्यूमिन प्रोटीन होगा, वो ड्रग अल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएगा। और ड्रग्स प्लस अल्ब्यूमिन प्रोटीन, ड्रग्स प्लस अल्ब्यूमिन जो ब्लड के अंदर जो प्रोटीन होता है उसके साथ बाइंड हो जाएगा। फिर वो हेपेटिक वेन के जरिए लीवर जाएगा और जो ड्रग्स अल्ब्यूमिन के साथ बाइंड हो जाएगा वो थ्रू सर्कुलेशन वो ब्लड में चला जाएगा और अपना एक्शन शो करेगा। लेकिन जो अल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं होगा, जो ड्रग फ्री होगा, उसको लीवर डिग्रीगेट कर लेगा, इनएक्टिव कर लेगा, उसे खत्म कर लेगा, एक्सक्रीट कर लेगा। लेकिन जो अल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होगा, जो रिमेनिंग ब्लड होगा, रिमेनिंग ड्रग होगा इन ब्लड, जो सिस्टमेटिक जो हमारी बॉडी में जाएगा, जो सर्कुलेशन शो करेगा, रिमेनिंग ड्रग वो बायो अवेलेबल कहलाता है। वो बायो अवेलेबल है फॉर एक्शन, फॉर शोइंग एक्शन इन आवर बॉडी। और इसके बाद फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आता है। ये ही मैंने आपको बता दिया कि जो ड्रग्स में अल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होगा उसका वो डिग्रीगेट नहीं होगा, वो बच जाएगा, वो चिपक के रहेगा ब्लड के साथ और वो सिस्टमेटिक जरिए के थ्रू चला जाएगा और बॉडी में फैलेगा। लेकिन जो अल्ब्यूमिन के साथ बाइंड नहीं होगा उसकी डिग्रीगेशन स्टार्ट हो जाएगी इन लिवर में, जिसे हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये तो था आज का मेरा लेक्चर। फार्माकोकाइनेटिक्स हमने स्टार्ट की, इसमें हमने देखिए एब्जॉर्प्शन, कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन, इसमें हमने ट्रांसपोर्ट देख लिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये सारी कंसंट्रेशन, इन सारी चीजों के बारे में आप बात हमने की। फिर इसके बाद हमने देखा डिटेल के साथ हमने बात की फैक्टर इफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। आप इसको इजीली पेपर में लिख सकते हैं, मैंने आपको इजी वर्ड्स में आपको ये सारी चीजें समझा दी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन इतना ज्यादा लंबा नहीं है, वो इजीली आपको समझ आ जाएगा। तो ये हो गया, हम एब्जॉर्प्शन का पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया। तो इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।